आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। नाजरीन, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई क़यादत का दो टूक जो रद्द अमल है वो हमारे सामने आया है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि कोई जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उनकी जानिब से कोई तो मौक़िफ़ कोई तो रद्द अमल जो है वो सामने आए। सो फाइनली वो रद्द अमल जो है वो सामने आ चुका है। पीटीआई क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा दहशतगर्दी है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि दहशत गर्दों को ना कोई मजहब होता है और ना कोई जमात है। केपी हुकूमत और पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफिक है और ये सिर्फ आज नहीं है बल्कि हमेशा से यही पॉलिसी रही है पीटीआई की भी। और पीटीआई की जो सुहेल आफरीदी साहब की जो गवर्नमेंट है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तफिक हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ड्रोन हमले, शादियों और मसाजिद पर हमले हमें मंजूर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कबूल नहीं है। तो क्या एक सवाल जो बहुत बड़ा यहाँ पर हमारे सामने आता है कि क्या ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ ड्रोन हमलों के जरिए जो किया जाता है, शादियों पर मसाजिद पर भी किया जाता है, जिसकी वजह से पीटीआई जो है वो इसकी मुखालफत करती है। उसके साथ पीटीआई ने मुतालबा किया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई के बगैर कोई मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। सो अगर आप मुज़ाकिरात की बातें कर रहे हैं तो ये मतलब मुमकिन ही नहीं है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, दहशतगर्द नेटवर्क जो है वो भी बेनकाब हो गया। उसके साथ हम देखते हैं कि वजीर आजम ने ऐलान किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसके साथ हम देखते हैं कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुई, जहां पर रास्ते में तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के काफिले पर जीटी रोड पर हमला हुआ है। ये हमला किसकी जानिब से किया गया है और ये किस किस्म का हमला था, इस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। खारिया के मकाम पर एमपीए तनवीर असलम राजा और मलिक फहद मसूद की गाड़ी पर नकाब पोश नामालूम अफराद ने हमला करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि पुरअमन आईनी तहरीक को ताकत से रोकने की कोशिश की जा रही है। लाहौर मार्च, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और 8 फरवरी की कॉल पर सियासी कशीदगी जारी है। सुहेल आफरीदी के द्वारा कराची पर पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिल सकी, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर वजीर आजम इस वक्त बरहम नजर आ रहे हैं, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। ना तो है हमारे टॉपिक्स जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। सो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, मलिक नजीब साहब, सगीर चादी साहब, वारसकर चादी साहब, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप न्यूज़ एंड व्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने तारिक सुमेर साहब बात की है कि पीटीआई रहनुमाओं ने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इल्जामात का जवाब दे दिया है। ये जो हम कह रहे थे ना एक रद्द-ए-अमल होना चाहिए, सो वो रद्द-ए-अमल आज हमारे सामने आ चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, बड़ी ताख़ीर से रद्द-ए-अमल दिया। असल बात यह है कि इन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है शफ़ीउल्लाह जान की जो प्रेस टॉक एक टॉक शो में गुफ्तगू थी, जिसमें एंकर ने उनसे बार बार पूछा आप 2 टोक जवाब दें कि कलदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है या नहीं। उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर की बातें की। कोई जो उससे बाद एक बयानिया बना इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में और पीटीआई को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। और हमारे दोस्त यहाँ जो मुझसे इख्तलाफ भी करते हैं उन्होंने भी कल उनकी क्लास ली इस बात पे। तो शफ़ीउल्लाह जान ने कोई फ़ायदा नहीं किया पीटीआई का, पीटीआई को नुकसान पहुँचाया। अगर जवाब आपने देना है पॉइंट टू पॉइंट डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें। जो उन्होंने डीजीआईएसपीआर ने इल्ज़ामात लगाए थे केपी हुकूमत पे दहशतगर्दी के हवाले से कि वो तावन नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि जी सहूलतकारी की जाती है। तो सहूलतकारी यही है ना कि आप एक दहशतगर्द तंजीम जिसे यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हो, पाकिस्तान की हुकूमत ने कई साल पहले उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है और आप उसके बारे में नरम गोशा रखते हैं, इसका मतलब है कि आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उससे कोई ना कोई फ़ायदा ले रहे हैं ना। और जहाँ तक आप ये सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया है कि 1 पॉइंट एजेंडा है और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया जाए, तो भाई नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने पॉइंट उठाया ना कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां उसका उन्होंने याद दहानी कराई। उन्होंने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ़ की और आपके चीफ मिनिस्टर के कुछ शॉर्ट्स उसने सुनाए थे ऐसे जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें तो उनके पाँव में पड़ जाएँ और नूर वली मसूद को फिर दे दें चीफ मिनिस्टर केपीके का ओहदा दे दें। फिर ये अगर इनको इतना ही उनसे प्यार है, इस तरह की बातें ना करें, सही हकीकी बातें में आएँ और दहशतगर्दी पे कोई भी सियासत ना करें।
इसमें किसी सियासी जमात को सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इन्हीं दहशतगर्दों ने मौलाना फजल रहमान पे कई दफ़ा कातलाना हमले किए। कोयटा में उन पे एक मरतबा बहुत बड़ा हमला हुआ था। फिर इंजीनियर अमीर मकाम है वफाकी वज़ीर, उन पे 6 मरतबा हमले हुए। PTI की क़यादत पे DIG SPR ने उस दिन कहा, सवाल उठाया, हालांकि मेरी नज़र में वो उन्होंने जो बात की पता नहीं करनी भी चाहिए थी कि नहीं। और पीपल्स पार्टी की क़यादत निशाना बनती रही KP के अंदर, ANP की लीडरशिप बड़ी निशाना बनी। तो और जमात इस्लामी की लीडरशिप के हवाले से भी एक आध उनके MP एक दो मरतबा निशाना बने थे। तो ये चीज़ें देख लें कि आपको क्लियर मौक़िफ़ लेना पड़ेगा, ये नहीं क्योंकि ये जब मौक़िफ़ क्लियर नहीं लेते इंडिया उसका फ़ायदा उठाता है। इंडिया का जो BJP है या RSS है या उनका सोशल मीडिया है, फिर वही इनकी क्लिप्स उठा के वहाँ वो चलाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी पे इत्तेफाक ही नहीं है। और देखें जी, ये KP के अंदर जो हुकूमत है वो दहशतगर्दी की मुखालफत कर रही है। आपको दहशतगर्दी की मुखालफत करनी है। मैं सोहेल अफरीदी साहब को तजवीज़ देना चाहता हूँ ना कि आपको याद होगा 2024 बड़े सियाने हैं सर, एक मिनट सुने ना, 2024 में पेशावर कोर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी जी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। बैरिस्टर गौर को भी अचानक वहाँ जहाज़ पे पहुँचाया गया और बाकी लीडरशिप KP की मौजूद थी, फील्ड मार्शल खुद मौजूद थे। वहाँ पे सारी बातें डिस्कस हुई, एतमाद में लिया गया, सारी चीज़ें तय हुई कि सूबाई हुकूमत का क्या रोल होगा। तो इनको चाहिए कि एक रिक्वेस्ट करें, पहले इंटीरियर मिनिस्टर को मिल लें, मोहसिन नकवी को पहले मरहले में, उसके बाद फिर फील्ड मार्शल से मिलने की कोशिश करें या जो भी करें इस्टेब्लिश, और कोर कमांडर से मुसलसल राब्ते में रहें। पेशावर के कोर एक मुलाकात कर चुके हुए हैं, मुसलसल राब्ते में रहें, अपना स्टांस इस हवाले से क्लियर कर दें कि हम दहशत गर्दों के हक में नहीं हैं। आए बाएँ शाएँ वाली शफीउल्लाह जान का तर्ज अमल ना अपनाएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वजाहतें देने की कोशिश की है कि कोशिश की है इन्होंने वजाहतें देने की, और वजाहतें इनकी इतनी हौसला अफजा नहीं है, तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, आज का जो रद्द-ए-अमल हम ही से कहेंगे हमारे सामने आया है, तारिक सुमैर साहब उससे बिल्कुल हमें सेटिस्फाइड नजर नहीं आते। उसके साथ हम देखते हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर, इन तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हमारे सामने आई है और बहुत ही एक अहम एजेंडा जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात किया कि अगर ये कहा जाता है कि PTI जो है वो दहशतगर्दों का खात्मा नहीं चाहती, तो ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। ये कहना कि दहशतगर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 दिन से हमारे प्रोग्राम में भी इस पे बात हो रही है कि जब भी निशाना बनते हैं सो और जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन बनते हैं, तो PTI को निशाना नहीं बनाया जाता, एक गलत तासुर जो है वो फैलाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया काशा। देखें, ये जो PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिसमें वजाहत की गई है DG SPR के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक खुशाइंद है इस हवाले से, चूँकि एक सियासी जमात है, अगर उसके किसी भी कायद की जानिब से या किसी रहनुमा की जानिब से कोई ऐसी मुतजाद जो है वो चीज़ कही गई है तो उस पर ज़रूरी है कि उस पर आप रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जमहूरियत का हुस्न भी है और जमहूरी अमल में ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी गलत बात करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एंडोर्स करें। नहीं समझते कि यही चीज़ क्लियर शफी जान को करनी चाहिए थी? जी, मैं इसके 1-2 निकात पढ़ूंगा, फिर आपकी बात का मैं जवाब भी दे दूँगा। बैरिस्टर गौहर ने जो कहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और PTI मुत्तफ़िक हैं, ये बड़ी अहम बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन नहीं कर रही, और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब होता है ना कोई जमात, और ये कहना दहशतगर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता, ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा, उसकी मिसालें नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो है वो बज़ाहिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अब देखें, यही चीज़ जो है वो DG SPR भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई मुल्क नहीं होता, उनका सिर्फ एजेंडा जो है वो मुफाद परस्ती है, वो पैसे पकड़ के लोगों को कत्ल करते हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं। अब देखें, ये तो उनकी तरफ से एक वजाहत आई, अच्छी बात है, जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनको, लेकिन कम से कम उन्होंने वजाहत तो की। और दूसरी बात यह है कि ये मसला शुरू क्यों हुआ, और DG SPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन्होंने सारा सिक्योरिटी के हवाले से बताया और ऑपरेशंस के हवाले से बताया और खैबर पख्तूनख्वा की जो जोग्राफी अहमियत है उसके हवाले से बताया।
तो उसमें ये ज़रूरत पेश क्यों आई? देखिए, जब आप एक सूबे की हुकूमत है, वहाँ पे आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं और वफाक उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ये वफाक की इन्वॉल्वमेंट है, सारी जो सिक्योरिटी का इशू है। तो अगर आप एक सूबे की हुकूमत से बातचीत कर लेंगे तो इसमें क्या मुज़ायका है जी। इसमें क्या जो है वो कोई बहुत बड़ी कोई आपको कह लें कि बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी या कोई आपकी इसमें खुदा न खास्ता शान में गुस्ताखी हो जाएगी? आपने 2013 में तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे? तालिबान के साथ अमन मुआहिदा नहीं किया था? अमन के लिए उनसे बात नहीं की थी? ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है क्या? उसमें मैं आपको उसकी वजाहत करता हूँ, मैं बताता हूँ। उसमें जो है वो 24 से 30 सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा शामिल थे, इंक्लूडेड मौलाना फजलुर रहमान और एक इस्लामाबाद की मशहूर मस्जिद के खतीब, वो इसमें शामिल थे। उनको क्यों शामिल किया गया था? वो तो मुतराज़ा थे। शामिल इसलिए किया गया था कि अमन कायम करना था। पाकिस्तान की सालमियत सबसे आगे थी, इसलिए मुज़ाकरात हुए थे और कोई वो बुरी बात नहीं थी। वो आर्जी मुआहिदा था अमन का, थोड़ी देर के लिए, वो कुछ दिनों के लिए वो कायम रहा, लेकिन उसमें बहुत सारी फिर मसाइल पैदा हो गए और मसाइल पैदा होने की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये तारक सुमैर साहब सही कह रहे हैं कि वो अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन डायलॉग हुआ था। एक डायलॉग, अगर डायलॉग हुआ था तो एक सूबे की अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट अपना ईगो जो है उसको खत्म क्यों नहीं करती? एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनी हुई है, उनकी अपनी गवर्नमेंट भी नहीं है। उनके तो अपनी चंद सीटें खत्म हो जाए तो वो गवर्नमेंट उनकी खत्म हो जाएगी। आप इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना के जो है वो चला रहे हैं और आप एक सूबे के साथ बाइकाट करके बैठे हुए हैं, उसके साथ हर वक्त जो है वो आप कोई ना कोई पंगा लेने के मूड में होते हैं। क्यों? वफाक का काम क्या ये इस तरीके से करना है कि एक सूबे को आप दीवार के साथ लगा दें और उसकी खामियां जो हैं वो निकाल कर आप पेश करें? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखें उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। जब सवात ऑपरेशन हो रहा था, IDPs थे, तो वहाँ पे हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जितने भी IDPs हैं, जितने भी वहाँ से माइग्रेट करके लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप्स में गए हैं, उनको फी का 4 से 5 लाख रुपए मिलेंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अभी तक उनको वो मुआवजा नहीं मिला। अब वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता, ये तो वफाकी गवर्नमेंट ही बताएगी ना, इनके पास तो दादोशुमार होंगे। तो जब इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तो मिल बैठ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं। यही बात करने वाली है ना कि अगर वहाँ पे ऑपरेशन तो ज़रूर होगा, ऑपरेशन तो करना चाहिए, कोई किसी अवाम के खिलाफ तो ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन ऑपरेशन कबूल क्यों नहीं है, ये सवाल हम रखेंगे असगर चौधरी साहब आपके सामने। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ड्रोन हमले, शादी और मसाजिद पर हमले जो है वो हमें बिल्कुल भी नामंजूर हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ये इस सवाल का भी जवाब आपसे चाहूंगे। और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने बानी PTI को दहशतगर्दों का हमदर्द करार देने के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद किया है और मासूम शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत की है। क्या समझते हैं कि ये बयान PTI की दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़ेह पोजीशन को मजबूत करता है? बहुत शुक्रिया आकाशा। मैं किस बात का जवाब दूं और किसका ना दूं। देखें, सलमान अकरम राजा साहब की भी गुफ्तगू वैसी ही है जैसी गुफ्तगू शफी जान की थी। और शफी जान जो है वो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं। ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। वो कोई MPA नहीं है, वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा नहीं है, चाहे वो चेयरमैन ही क्यों ना हो, एक सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं। तो अगर तर्जुमान एक बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि सूबाई हुकूमत की ये पॉलिसी है, वो तर्जुमान वो पॉलिसी सामने रख रहे हैं, जिसके बाद इन्हें बड़ी तनकीद का सामना हुआ। और शफी जान भी, मैं भी ये समझता हूँ कि पोरस के हाथी साबित हुए अपनी पार्टी और अपनी तर्जुमान तो वैसे मादरत के साथ नून लीग के बहुत सारी बातें करते हैं। इन बातों को आगे लेकर चलेंगे। असगर चौधरी साहब इन चीजों को आगे लेकर चलेंगे। नाज़रीन, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम असगर चौधरी साहब से बात कर रहे थे। असगर चौधरी साहब वो सवाल तो जूं के तो वहीं खड़े हैं, उनका भी जवाब मुझे चाहिए, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें मैं कोट करना चाहूँगी कि सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI के बगैर मुज़ाकिरात एक अलग टॉपिक है। पहले अपने सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम मुज़ाकिरात की जानिब बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया आकाश। देखें,
शफी जान साहब की बात हो रही थी, मशीर इतलात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, तर्जुमान है वो सूबाई हुकूमत के। बैरिस्टर सैफ ने तो नहीं फंसा दिया उसको? अब इसमें सर ये भी खारिज अमकान नहीं, और किस पैराए में उन्होंने ये बात की है ये भी देखना होगा ना। आप सिर्फ दरमियान से एक जुमला उठा के हम देख लें, और ये जुमला ठीक नहीं था उनका, बिल्कुल गलत जुमला था। वो तर्जुमान है, एक ज़िम्मेदार सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे यकीनन सारे पाकिस्तानियों के दिल दुखे हैं। शुहदा जो हैं, शुहदा के जो लायकीन हैं वो इससे दुखी हुए हैं। एक आम फौजी है, आम शहरी है, आम पुलिस वाला है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो आप खैबर पख्तूनख्वा का डाटा उठा के देखें कि पुलिस के जवान रोज़ाना कितने शहीद हो रहे हैं। एक तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझता हूँ कि दो वजूहत से हुई है। एक ये बात थी, और दूसरी ये थी कि सलमान अकरम राय साहब से ये मंसूब किया जा रहा था कि वो चेयरमैन पीटीआई को मानते भी नहीं है। कल यही बात हमारे प्रोग्राम में भी हुई थी, तो आज उन्होंने साथ बैठ के उन्होंने बता दिया कि ना, नहीं हम एक हैं और एक ही पेज के ऊपर है। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था। एक जो बात हुई है, देखें बड़ी अहम बात ये है कि शादी ब्याह में ड्रोन अटैक अब ये कौन कर रहा है? पहले देखें, आधा सच ना बोले ना, पूरा सच बोले। यही मेहरबानी करें, मैं अपने इन पीटीआई के दोस्तों से रोज़ यही बात करता हूँ कि यकीन करें, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ना ही इमरान खान को किसी और से ख़तरा है, जितना ख़तरा उनको उनके अपने रफ़का से है। कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसको फिर एंगलिंग दे दी जाती है, और उसका अपने जो है वो पैराए में उसकी तशरीह भी होती है। फिर भाई ये लाउड एंड क्लियर है कि ये क्वाड काप्टर जो हैं ये अब दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत और इसराइली, और भारत और इसराइली कर रहे हैं। और इसमें यहाँ तक भी कुछ ख़बरें आ रही थी मुबैना तौर पर कि जो इंडिया से जो एम्बुलेंसेज आई थी काबुल के अंदर, कि उनके अंदर भी तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और फिर ये जो अरबों खरबों का जो असला छोड़ के अमेरिका गया था, वो क्या क्या असला था और किस किस के वो हाथ लग गए। तो ये तो ना करें ना कि ठीक है मान लिया जी कि वहाँ पर क्वाडकाप्टर का अगर कोई अटैक हुआ है, तो आप उसे आधा सच ना बोले ना कि जी वो ऑपरेशन के तहत हो रहा है, वो तो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर चीज़ें, ये रिपोर्ट भी हो चुकी हैं ये चीज़ें कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हैं दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ये खलीज पैदा होती है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ सवालात बिल्कुल ठीक उठे, और इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देना चाहिए था। JUI मौलाना फजल रहमान का वो बेस कैंप था खैबर पख्तूनख्वा, जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ये भी सच है। हालांकि उनका तल्लक भी एक मजहबी एलिमेंट से है। साथ ही अवामी नेशनल पार्टी जो लेफ्ट की पार्टी है, कौन सा रहनुमा आपने उसका छोड़ा है? सारे तो वहाँ पर आपने शहीद कर दिए हैं। उनके कारकुन बाहर निकलते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। PMLN क्या नून की अगर बात करें तो अमीर मुकाम सूबाई सदर हैं, तो चेक कर लें कितने उनके ऊपर अटैक हुए हैं। आफ्ताब शेरपाओ जो हैं उनके ऊपर कितने अटैक हुए हैं, ज़रा वो चेक कर लें। पीपल्स पार्टी कहाँ कहाँ पर वहाँ पर निशाना बनी है, ये भी चेक कर लें। और उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनी है, तो सवालात तो उठ रहे हैं। इनका उन्हें जवाब ज़रा मुफस्सल अंदाज में देना चाहिए था। दूसरा, आपने बात की कि बानी PTI मुज़ाकरात करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे, बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, कल भी हमने बात की कि नेशनल डायलॉग कमेटी के अंदर जो बातें हुई हैं, ये लोग 100% नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन्होंने ओहदे के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ओहदे हैं, शायद मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन आप कह रहे हैं तो कहना पड़ रहा है मुझे कि कहीं ये कब्ज़ा ग्रुप तो नहीं है। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि गालिबन अप्रैल 2024 से स्टे ऑर्डर के ऊपर हैं बैरिस्टर गौहर साहब। लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे लिया हुआ है अपनी चेयरमैनशिप के ऊपर। सलमान अकरम राजा साहब हैं, ज़बानी उन्हें लगाया गया सेक्रेटरी जनरल। कोई उनका नोटिफिकेशन किसी के दस्तखतों से, वो किसी के अपने दस्तखतों से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, ऑफिशियली वो कोई फैसला नहीं कर सकते। तो फिर वो पार्टी के लीगल सेक्रेटरी जनरल कैसे हुए? वो तो सारी जिम्मेदारियां फरदौस शमीम नकवी साहब के पास हैं। तो बात यहाँ पर भी खासी अवाम का शिकार है। PTI ने जो अपनी वजाहत दी है, बहुत अच्छी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा वजाहत शफी जान साहब की उस बयान से मुतल्लक थी, और अच्छी बात की है कि आज उन्होंने देखे जो गलत। सर मैं आपकी तरह ये नहीं हूँ कि मैं आंखें बंद करूँ तो पता लगे कि बुखारी साहब बोल रही हैं। जहाँ पर गलत बात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
हम कहेंगे ये गलत जबरदस्त है। और जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा है, हम वहां पर भी ये कहेंगे कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। बिल्कुल मलिक नजीब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। क्या ये मौक़िफ़ मौजूदा सियासी डायलॉग की राह में एक बुनियादी रुकावट बन रहा है, और क्या आप समझते हैं कि अगर ये वाली बात पीटीआई की जानिब से की गई है कि बानी पीटीआई के बगैर मुज़ाकरात जो है मुमकिन नहीं है, तो मुज़ाकरात होंगे ही नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, डे 1 से जब से ये मुज़ाकरात की बातचीत का अमल शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ बातचीत ही हो रही है, मुज़ाकरात तो किसी स्टेज पर हुए ही नहीं है। तो पीटीआई का पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई के बगैर किसी किस्म के मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो सकता है। अब क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से महमूद ख़ान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को जो है वो मुज़ाकरात के लिए इनको गो थ्रू दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो खलीज पैदा होती है वो इस वजह से है कि आपने बानी पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें ही बंद कर दी हैं। तो अब वो वहाँ से ना हदायत लेके आ सकते हैं, ना वो उस जो हिकमत अमली एक बानी पीटीआई की जानिब से दी गई थी उसको वो आगे लेकर चल सकते हैं। तो जब तक बानी पीटीआई की जानिब से कोई मज़ीद हदायत नहीं आएंगी, तो ये बिल्कुल सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तब तक कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो सकता है। अगर ये अपने तौर पर इनके पास है तो इन दो लोगों के पास मैंडेट है। सर, मैंडेट इनके पास ज़रूर है, लेकिन इसके बाद मुज़ाकरात में आपने करना क्या है? वो जो हदायत हैं वो बानी पीटीआई से ही मिलनी है। अगर चलें, आपको याद होगा इससे पहले भी एक दफ़ा एक मामूली से मुज़ाकरात का दौर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि बानी पीटीआई से इनको हदायत लेने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद वो मुज़ाकरात का अमल वहीं पर रुक गया। सिर्फ एक बैठक हुई थी, आपको याद होगा। नहीं नजीब, मैं थोड़ा तस्दीक करते हैं, बड़े सियाने हैं। इन्होंने कहा था हमें लिख के दे दें, सर, कल हम वो दिखा सकें कि ये ना मांग रहे हैं। देखें, वो असल जो मकसद था उनका वो यही था कि हम बानी पीटीआई से हदायत लेकर आएंगे। तो इनको बानी पीटीआई से हदायत लेने की ज़रूरत इजाज़त नहीं दी गई। तो अब आप ये देखें कि बानी पीटीआई से जब तक आप इनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये मुज़ाकरात का सिलसिला किसी सूरत शुरू नहीं हो सकता है। आपने बानी पीटीआई को इनसे बिल्कुल कट आउट कर दिया है। तो अब पीटीआई का ये मानना ही नहीं है कि हम बानी पीटीआई के बगैर चल ही नहीं सकते हैं। तो जब तक आप बानी पीटीआई से इनकी मुलाकात नहीं कराएंगे, तब तक मुज़ाकरात, मैं नहीं समझता हूँ कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी। एग्जैक्टली। तारिक ज़ुबैर साहब, हुकूमत को हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा संजीदगी दिखाती है, बहुत ही ज़्यादा संजीदा किस्म के बयानात जो है वो हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई नहीं करना चाहती। फिर हम देखते हैं कि पीटीआई की जानिब से कहा जाता है, और ये हुकूमत भी बाखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है उनको भी, कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी और वो मुज़ाकरात की हामी नहीं भरेंगे, जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ सकती। फिर ये गैर संजीदगी के जो सवालात हैं, जो बातें की जाती हैं, क्यों की जाती है हुकूमत की जानिब से? आपको याद दिलाता चलूँ, पाकिस्तान के एक अहम सियासी रहनुमा गुजरे, पीस बगाड़ा साहब। वो बड़े मशहूर होते थे फ़िक्रेबाजी करने में, और अखबारात में उनकी फ़िक्रें बहुत अच्छे शाया होते थे, पेशगोइयाँ भी करते थे, पेशगोई भी करते थे, और बड़ी सच्ची भी साबित होती थी उस ज़माने में। तो वो कहते होते थे चूहे बिल्ली का खेल। अक्सर वो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते थे मोहम्मद ख़ान जनरल साहब की हुकूमत के दौर में, 90s की हुकूमत के दौर में। तो हुरों के रूहानी पेशवा थे, बड़े उनकी फॉलोइंग है सिंध के अंदर और बाकी मुल्क के अंदर। तो ये चूहे बिल्ली का खेल ही जारी है, इधर से बयान आया, उधर से बयान आया। अच्छा, आपकी हुकूमत बयानों पर चल रही है ना यार, बात मतलब तो कोई काम नहीं कर रही है। चौधरी साहब, आप सारे काम देखें, बयानों के ऊपर तो चल रहे हैं। आप मेरे गला खराब होने का ज्यादा नजायज फायदा ना उठाएं, मुझे बोलने दें। हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है कि आपकी हुकूमत, मेरी बात मुकम्मल होने देना। आपके वुज़रा सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं कि मुज़ाकरात कर लें। मैं आपको बताता हूँ ना कि चूहे बिल्ली का खेल जारी है दोनों तरफ। आपने एंगेज करना है सर, 8 फरवरी का खौफ है, आपने एंगेज करना है उन्हें, शेड्यूल है। अगर उससे पहले असगर चौधरी साहब, तारिक सुमैर साहब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर उससे पहले मुलाकात करवा दी जाती है बानी पीटीआई से, तो मुज़ाकरात जो हैं वो आसानी से हो सकते हैं। जो स्ट्रीट मूवमेंट की बातें हो रही हैं, ये भी हुकूमत की इससे भी जांच होनी चाहिए। इस वाले से वफाकी वज़ीर तारिक फजल भी एक सिग्नल थोड़ा सा दिया था उन्होंने
कि अगर ये संजीदा हुए तो मुलाकात कराई जा सकती है। अब किस मतलब किस्म की संजीदा किस संजीदगी, तरह हो? हाँ, किस किस्म की संजीदगी सुने ना, हुकूमत सुने चाह रही है ना। कि पीटीआई लेके सुने दे ना। दे, स्टाम्प पेपर पर दे दें, और भाईजान स्टाम्प 50 रुपए का स्टाम्प पेपर ले लें। असगर चौधरी साहब, आपको असगर पूरा चौधरी साहब- वक्त मिलेगा इस असगर चीज़ के चौधरी लिए। साहब का टाइम मेरा ख्याल है तारिक सुमैर साहब, आप अपना point please रखिएगा मेरा सामने। जो है ना 3-4 लोगों से मुकाबला हो जाता है, तो इस तरह ना करें असगर चौधरी साहब, मुझे बात नहीं सर, आप हमें सर, आप मुर्दे इल्जाम में बताएं तो ठहराएं। सही ना। मैं बताता हूँ ना। पहले ये जाएंगे स्पीकर साहब के पास नेक्स्ट वीक 12 जनवरी को, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था। अच्छा। नेशनल असेंबली के इजलास के मौके पे मिलेंगे, जी। रवायती सी बातें होंगी, बंद कमरे में भी बातें होंगी। जी, जी। और फिर ये स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। स्पीकर साहब आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कोयटा भी गए हुए थे, जी, और जी। जहाज़ में भी यकीनन सर उनकी थोड़ा सा- रिक्वेस्ट क्या होगी? रिक्वेस्ट ये करेंगे टाइम गेन करेंगे कि जी आप मेहरबानी करें, हमारी बातचीत शुरू करवा दें, और ये पॉइंट है हमारे। रिक्वेस्ट कौन करेगा? एक मिनट पीटीआई वाले करेंगे ना। क्यों पीटीआई वाले क्यों रिक्वेस्ट करेंगे सर? भाई जब आपने कमाल की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की दावत, मिनते तरले आप मार रहे हैं। और कोई नहीं तो मार रहा, request अच्छा वो करेगी यार, और भीख मांगने के सर लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने नहीं, चौथी बहुत दफा कह दिया है कि मुज़ाकरात अब होने भी कोई- चाहिए। सही, ये तो आप मांग रहे हैं ना जी। कोई नहीं मांग रहा तरले उनसे। तो आपकी जानब से और हो रहे हैं। भाई उनको वो कह रहे हैं सीधे रास्ते पर आओ, कौन सा सीधा सियासी रास्ते पर आओ, तारिक सुमैर सियासी साहब रास्ते पर आओ, तो वो सियासी रास्ते पर है ना आके सर। असगर चौधरी वो साहब, सियासी आपको पूरा रास्ते मौका पर दिया नहीं है। जाएगा। तारिक सुमैर साहब कोई ऐसा जवाब दीजिए कि हम भी मुतमईन हो सके और देखने वाले भी मुतमईन हो मैं सके। आपको बताता हूँ ना, अगले हफ्ते में ये जी। सारी प्रोग्रेस होनी है, और स्पीकर साहब अगर मुतमईन हुए इनकी बातों से, तो वो प्राइम मिनिस्टर से दोबारा बात करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर मुशावरत करके इनको जवाब दे देंगे कि भाई ये चीज़ है। फिर इन्होंने कबल अज़ वक्त जो शराइत आयद करनी है, अगर वो शराइत इन्होंने आयद की, जिस तरह ये क्या नाम है, महमूद खान जगजी कहते हैं कि मुज़ाकरात हुए तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी, तो भाई आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मुज़ाकरात शायद कोई नहीं होंगे। 77 से बुरे हालात हैं आज तारक साहब, क्यों सर आप उलझा रहे हैं? 77 से बुरे नहीं है यार, आपकी छोड़ दो। हुकूमत कर ही सारा कुछ रही है, पूरी कौम को उन्होंने उलझा के रखा हुआ है। आप 77 में पैदा भी नहीं हुए थे यार, हुकूमत को उलझा आप के तो रखा हुआ है। 77 में पैदा भी नहीं हुए चले थे। मैं ना हुआ हूँ, लेकिन मैंने कुछ आप थोड़ी सी क्या- तारीख तो हाँ, पढ़ी है ना पढ़ी सर। है, वो- आप तो उलझा रहे हैं उन्हें। 77 की हालात कि जी नहीं है। मिन्नते तरले मार रही है हुकूमत, बैठे जी हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। ओ भाई हाँ जी, अगर वो बैठ के कह रहे हैं बात तो करते आ हैं जाए जी। ना, उनके रास्ते पर आ जाए ना। पीटीआई ने कब दिया सर, है? उनका पीटीआई ने रास्ता क्या मिन्नते है? तरले कब सगीर मांगे? चौधरी साहब क्या उनका आज है ना समझते हैं कि सियासी हल पर आए इस ना। वक्त कौन हुकूमत सा जो सियासी मुज़ाकरात हल कर रही है है, ना? उसका रास्ता क्या है? सगीर चौधरी सियासी साहब, हाल आपसे बताएं जानना जी। चाहूंगी। मुझे चलें। सवाल रिपीट करते हैं, मुझे शोर में समझ नहीं आई, दोबारा कर सगीर दें। चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हुकूमत जो मुज़ाकरात की इस वक्त बातें कर रही है और वो कह रही है कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसी कौन सी उनकी जानिब से मुतालिबात रखे जाएंगे जो पीटीआई बासानी मान जाएगी? देखिए, मुज़ाकरात जनवरी में हुए थे शुरू, और 4-5 दौर चले थे। फिर बात जो है वो एक नुक्ते पे आके ख़त्म हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि आप तहरीरी सूरत में अब हमें लिख के अपने जी, जी। करें, जितनी भी शराइत हैं या आपके जो मुज़ाकरात मुतालबात हैं वो हमें तहरीरी शक्ल में दें, उस पर सबके दस्तखत होने चाहिए और वगैरह वगैरह। तो उस पर ज़ाहिर सी बात है कि वो बैनी पीटीआई ने कहा कि जी तहरीरी तौर पे क्या मुज़ाकरात होते हैं, आप हमारे ऊपर एतबार करें। जब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है तो खैर वो सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एक बीच में खलीज पैदा हो गई और हालात बहुत कशीदा हुए, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलने लगी और फिर मुज़ाकरात की तरफ जो है वो इशारे शुरू हो गए। ये अभी इशारे हैं। देखें, बात हो रही है संजीदगी की। मुझे ये बताएं कि अगर पीटीआई संजीदा नहीं है तो हुकूमत कितनी संजीदा है मुज़ाकरात में? अगर संजीदगी का आलम आप देखें तो क्या वुज़रा जो हैं, जो हुकूमती वुज़रा हैं, उनको इस तरह के बयानात देने चाहिए जो वो मुतज़ाद बयानात। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगले ही लम्हे आप किसी भी टीवी शो में बैठ के कोई ऐसा बयान दे देते हैं, कोई ऐसा मुतज़ाद किस्म का बयान दे देते हैं कि उसके रद्द अमल में पीटीआई को जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जवाब देना पड़ता है। जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और दिल और नीयत साफ़ होनी चाहिए। देखें, ये थोड़ी बात है कि आप मुस्लिम लीग नून वाले, उनको जो है वो उन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है। आप मुज़ाकरात इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी डेवलपमेंट के लिए ऑफ़र कर रहे हैं कि आप आए मुज़ाकरात करें, हम बैठे, हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप एक छोटी सी चीज़ जो है उनकी, उसको तो आप मान नहीं रहे। मुलाकात देखें, अब एक सियासी असीर है, आप भी जेलों में रहे हैं ना, तो आपकी भी मुलाकातें बहुत हुई हैं, फिर आपने भी मुफाहमत की। जेलों से सियासी फैसले भी होते थे और उन पर अमल दरामद भी होता था। नून लीग, तारक साहब, नून लीग कोई दूध की धुली तो नहीं है ना।
जी। नून लीग पे ये सारे इल्जामात पीटीआई से पहले लगे हैं। 9 मई का इल्जाम था नून लीग पे। नून लीग को 9 मई जैसा कोई इल्जाम था पीपल्स पार्टी और नून लीग पे था। अदालतों से नून लीग को बाकायदा सजाएं भी हुई हैं करप्शन के इल्जामात में, ठीक है। वो फिर वो बाद में इस्तगासा जो है वो अपने बयानों से मुकर गया। ये भी एक दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इस्तगासा पहले एक और काम करता है, उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जाकर अदालत में गवाही दे देता है, नहीं जी ये तो गलती हो गई थी। तो ये भी हमारा एक अजीब सिस्टम है जिसकी वजह से हम आखिरी नंबरों पे जा रहे हैं, क्योंकि लोग हम पे इसलिए बिलीव नहीं करते। तो यही नून लीग जो है वो इसने सारा कुछ भुगता हुआ है। तो अब अगर एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, किसी भी वजह से बैठा हुआ है, उसको सजा हुई है, ठीक है, कन्विक्टेड है, तो आप सियासी उसको कैदी क्यों नहीं समझते? उसको सियासी कैदी तस्वर करते हुए उससे मुलाकात करवाएं। उससे आपको क्या डर है कि जी वो सियासी बातें होंगी? सियासी बातें कहाँ से वो कर लेगा? पहले भी तो आपकी 600-700 मुलाकातें हो चुकी हैं ना, तो उसने उन्होंने क्या तीर मार लिया है? सगीर चौधरी साहब, कल जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब का एक बयान जो है वो भी हमारे सामने आया और उन्होंने यही चीज़ कही है कि अगर जो जेलों में सीनियर क़यादत जो पीटीआई की मौजूद है वो बानी पीटीआई को बड़े बाखूबी उनके जो मिजाज है उसका अंदाज़ा है उनका, तो अगर उनको बाहर लाया जाता है तो वो हो सकता है कि इन मुज़ाकिरात पर या किसी किस्म की हुकूमत के साथ बैठने पर बानी पीटीआई को राज़ी कर सके। कुछ होगा इसका चौधरी साहब ऐसा? जी बिल्कुल। देखिए आकाशा, मैंने अभी 77 का हवाला दिया था। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था जी कि कब्र एक है और बंदे दो हैं। तो फिर पता चला कि बाद में मार्शल लॉ आ गया था और वो एक कब्र में वो दोनों चले गए थे। आज भी सूरत हाल आप वैसी लेके आ रहे हैं। कल जो ये नेशनल डायलॉग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर माजी की भी बातें हुई हैं, हाल भी है और मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ भी उसमें की जाती रही हैं। देखें मसला क्या है, सिर्फ आपके अंदर विल नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ इंगेज रखना चाहते हैं। सगीर चौधरी साहब ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। मैं विटनेस हूँ वो जो कमेटी से इजलास हुए थे 4-5, और यही बात थी। और जब हमने पीटीआई से ये पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये हमसे कहते हैं कि लिख के दे दें ताकि हम कल कह सके कि सर आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं उसी जानब आ रहा हूँ। देखिए बात यह है कि जो कोर्ट लखपत में बैठे हुए हैं, एक बड़ी डिमांड कल ये आई है ना कि आप उन्हें छोड़ दें, और सबसे पहले जो ख्वातीन हैं उनके बारे में कहा गया है। थोड़ा सा तो 2 कदम तो आप आगे चलें ना। अगर आप इस मुल्क में माशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, दावे आप बहुत करते हैं, रोज़ दावे करते हैं, दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं इस मुल्क के अंदर। माशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। तो सियासी इस्तेकाम के लिए 2 कदम आप भी चलें ना। आप छोड़ दें, उन्हें नहीं छोड़ सकते तो उन्हें एक जेल में मुंतकिल कर दें। कम से कम वो एक बैरक में रहेंगे, मुशावरत आपस में करेंगे, ये बर्फ़ पिघल सकती है। फिर दूसरा एक बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, अगर 2 मेरी हैं, मेरे पास ख़बरें भी हैं, मैं वो भी ऐड करूंगा। क्या ये सिर्फ तनाज़ा पीटीआई के साथ चल रहा है हुकूमत का? नहीं, कराची में एमक्यूएम आपसे ना लाएं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी है, जिसकी बैसाखियों के ऊपर आप खड़े हैं, वो पावर शेयरिंग फार्मूले से आपसे नाराज़ है और रोज़ उसके ऊपर बातें हो रही हैं। तो किसी को तो आप राज़ी रखें ना। आपने किसको ना अपने हुक्मरान इत्तेहाद को राज़ी रखा हुआ है, ना ही आप अपोजिशन को राज़ी रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट के 2 पिलर है ना, हुकूमत और अपोजिशन। अपोजिशन निकल जाएगी तो क्या रहेगा पीछे वक़्त उसकी? सही तो क्यों आप पार्लियामान को बेदस्त पा रखना चाहते हैं? थोड़ा सा दिल बड़ा करें। उस वक्त भी तो आई थी ये पीटीआई, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तारुल कादरी साहब भी आए थे। किस तरह उन्होंने एंगेज किया था, उन्हें एंगेज करके मोड़ के वापस भेज दिया था ना। तो आप भी इन्हें एंगेज करें। या जिस तरह महमूद खान चकजई ने कहा है कि मंगल को 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर आए, क्या आप दूसरा 26 नवंबर करवाना चाहते हैं? अल्लाह ना करे वहाँ पर कोई नुकसान हो जाता है। कोई तीसरा फरीक जिसका हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो इंडिया जो बुचर है, बुचर ऑफ गुजरात, और काबल में जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, अगर वो वहाँ से फ़ायदा उठा लेते हैं तो इंतशार जो फैलेगा उसका नुकसान बिल्कुल उसका ज़ाला नहीं हो सकेगा। मलिक नजीब, आपके जाने बढ़ना चाहूँगी। एक बात जो काफ़ी टाइम से हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हो रही थी, सोहेला अफरीदी का जो दौरा लाहौर था, उस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो भी हमारे सामने। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर में किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया,
और उसके बाद हम देखते हैं कि कहा तो ये जा रहा था कि सोहेल आफरीदी जो है पंजाब के बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ का भी दौरा करेंगे और वहाँ के जाके आवाम से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो पीटीआई के कारकुनान हैं या वो जेलों में हैं, और उनकी फैमिली से भी मुलाकात करेंगे, या जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके घरों में जाएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे। एक तरफ तो ये चीज़ हमारे सामने थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 9 जनवरी को जो सोहेल आफरीदी का दौरा कराची था उस हवाले से बातें हो रही थी, तो सोहेल आफरीदी के दौरा कराची पर पीटीआई को जलसे की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। ये क्या कौन सा माजरा है? देखें, सोहेल आफरीदी जैसे हम लाहौर गए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कुछ रुकावटें खड़ी की गई वो उससे आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं और कौम भी वाकिफ़ है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने वहाँ पर लोगों से मुलाकातें भी की, कारकुनान ने, पीटीआई के जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने सोहेल आफरीदी का किस तरह से इस्तकबाल किया, ये भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो सियासी कैदी हैं उनके अहल खाना से जाकर, उनके ख़ानदान वालों से जाकर मुलाकातें भी की हैं, उनके घरों पर गए हैं। तो लाहौर का दौरा जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका एक कामयाब दौरा था। अभी क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करनी है 8 फरवरी के लिए जी। तो उसके लिए अब ये लाहौर से तो निकले हैं, लेकिन अभी ये कराची की तरफ जा रहे हैं। अगर कराची में इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिली है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कराची की गलियों में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको अपना जाके जो भी उनका मकसद है वो उस मकसद पर लोगों से गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। असल मकसद उनका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। और जिस तरह पीटीआई पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से वो बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई थी, उसको दीवार से थोड़ा सा आगे धकेल के ऑन रोड लेकर आया जाए। तो अब आप ये देखें कि सोहेल आफरीदी साहब कराची की तरफ गामजन हैं, देखें अब क्या होता है नेक्स्ट, क्योंकि 8 फरवरी आफरीदी साहब का जाना वहाँ पे ज़रूरी है क्या? सिंध में जो पीटीआई की जो लोग मौजूद हैं, जो क़यादत मौजूद है, ये काम उनका नहीं है? बिल्कुल उनका काम है, बिल्कुल उनका काम है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पार्टी को पिछले 2-3 साल से जितने भी रुकावटों का सामना है, पीटीआई को जितनी रुकावटों का सामना है, उसमें आप देखें कि किसी एक लीडर को आगे आने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, अब उनका प्रोटोकॉल होता है, अब आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, उन पर आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते, आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये दूसरे सूबे की हुकूमत एक सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो इस वजह से ना वज़ीर आला सिंध तो कह रहे हैं हमारे वो मेहमान हैं। सर मेरी खुद ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, लेकिन इजाज़त नहीं मिली, जलसे की इजाज़त, जलसे की पता नहीं क्यों नहीं इजाज़त दी है। वो खाना खिलाएंगे, उनको जलसा नहीं करना, खाना भी खिलाएंगे। उन्होंने कहा जहाँ वो जाना चाहें हम उन्हें लेकर भी जाएंगे। ये तो खुद ऑन रिकॉर्ड उसने एम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आगा रफ़ी ने कहा है, उसने कहा जी हमारे वो मेहमान हैं, हम तो लाठीचार्ज नहीं करेंगे। की जो इजाज़त है वो नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही। मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें, आप ये गलियों में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, अपने कारकुनान के पास जाएंगे, अपनी आवाम के पास जाएंगे और अपना पैगाम पहुँचाएंगे। इन्होंने बेसिकली तहरीक चलानी है 8 फरवरी के एहतजाज के लिए। अब उसमें मूवमेंट कैसे बनती है वो देखना है। सगी चौधरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने बात की कि सोहेल आफरीदी साहब का जो दौरा लाहौर था वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने थी कि वहाँ पर उनको किस किस की जो मुश्किलात है उसका सामना करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि खारिया में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के काफिले की गाड़ियों पर नकाबपोश अफराद के हमले और जेल में जो 2 रहनुमाओं की गिरफ्तारी जो है वो सामने आई है। क्या आप समझते हैं कि ये पुरअमन अवामी राब्ता मुहिम को रोकने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है जो नकाबपोश अफराद ने उन पर हमला किया? मौजूदा हुकूमत की ये पुरानी रवायत है, इस तरह ही करते हैं ये अपने सियासी मुखालफिन के साथ, ये इसी तरह करते हैं। जमहूरियत का राग लापते हैं, लेकिन बेसिक वो इसी तरीके से करते हैं। और कोई भी अगर मूवमेंट हो रही होती है या कोई थोड़ा सा जो है वो इस हवाले से बात करने की कोशिश करता है तो उसको इसी तरीके से दबाया जाता है। ये पुराना तरीक़ाकार है और मेरा ख्याल है कि अब ये तरीक़ाकार जो है वो बहुत पुराना हो चुका है और ये इतना कारगर नहीं है। तो ऐसी चीज़ अब छुपती नहीं है, चूँकि पहले छुप जाती थी, कंट्रोल्ड मीडिया था, यानी कि सरकारी टीवी होता था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए अब ऐसी चीज़ें जो हैं उससे इजतनाब करना चाहिए। आप यहाँ पे सोहेल आफरीदी को ही ले लें, उनका दौरा भी था ना जी। तो उनके साथ क्या हुआ था, असम्बली में उनके साथ एक मखसूस ग्रुप को वहाँ पे कोई सहाफ़ी तो थे नहीं, सब लोग कहते हैं कि तो उन जिस तरीके से उनके साथ क्वेश्चन करवाए गए, जानबूझ के उनको तंग किया गया और उनसे ये चीज़ें
जो है वो उनकी ज़ुबानी करवाई गई कि वो गलत किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। देखें फौजदारी मुकदमों में चूँकि मैंने क्राइम की वीड की हुई है तो इसको हेट स्पीच कहते हैं, ठीक है, कि आप किसी को उभारते हैं कि वो जो है वो गलत किस्म की कुछ स्पीच करे या इस तरह की, तो वो भी एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है। तो वहाँ पे आपने इस तरह कर लिया। अब रास्ते में ये तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का जो काफ़िला जा रहा था, तो क्या वो जंग लड़ने जा रहा है उधर, या आपके ख़िलाफ़ कोई वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने जा रहा है, क्या वो अपनी जो है वो कोई जल्द से जुलूस करने जा रहा है? आप उसका पहले मकसद तो देख लें। सिर्फ़ और सिर्फ बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ख़ाइफ़ है और खौफ में बुखलाहट का शिकार है। और जब बुखलाहट इस तरह की होती है तो उस बुखलाहट में बंदा फिर गलत इकदाम उठाता है, ठीक है जी। और ये गलत इकदाम जो होते हैं जमहूरी तर्ज़ अमल के लिए अच्छे नहीं होते। आप एक तरफ तो अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत है, सबको आज़ादी है, ये बातों में अच्छा लगता है, फ़िक्रों में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली अब देख लें कि आप एक मूवमेंट चल रही है उधर तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो काफ़िला है वो बेज़र सा काफ़िला है, कोई वेपन नहीं है उनके पास, कोई मसल्ला नहीं है, कोई उन्होंने जाके अमन-ओ-अमान की सूरत हाल तो ख़राब नहीं की ना। तो आपने देखे बीच में अगर किसी ने हमला किया है तो उसको सिक्योर करना या उसकी सिक्योरिटी फ्राहम करना, किसने आके सिक्योरिटी उसको देनी है? पेशावर से केपी हुकूमत देगी सिक्योरिटी उसको? वो आपके सूबे के एक शहर से गुजर रहे हैं और वहाँ पे आपके होते हुए आपकी सिक्योरिटी में देखें कोई भी चीज़ होती है और उसकी ज़िम्मेदारी तो उसी गवर्नमेंट की होती है ना, कि अगर किसी को कोई नुकसान पहुँचता है तो वो उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप सर एक तरफ आप पंजाब हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके होते हुए, तो उनके होते हुए सब कुछ हो रहा है ना? नहीं, पंजाब हुकूमत को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी जो होती है वो उसी गवर्नमेंट की होती है ना। अब वो पंजाब में अगर इंटर हुए हैं तो वहाँ पे ये एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो रिपोर्ट भी हुआ, तो फिर जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की बनती है कि उसको उनकी सिक्योरिटी दे, उनको सिक्योर करे। अगर वो सिक्योरिटी नहीं दी गई और उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई और मिसहैप हो जाता फिर एग्जैक्टली और भी बड़ा मिसहैप हो सकता था ना। इस सूरत हाल में गोलियां भी तो चली थी ना, एक इमरान खान के काफिले पे गोलियां भी तो चली थी ना, वो बंदा भी तो अंदर है ना, तो उसने भी इकरार किया था, सब कुछ हुआ था। मसाले हमारे पास इससे ज्यादा मौजूद हैं। तो आप पॉइंट समीर चौधरी साहब, लेकिन तारिक सुमैर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक दोहरा मयार है इस वक्त, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, बाखूबी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। मुज़ाकिरात की बातें तो हो रही हैं और दूसरी जानिब ये तमाम तर वाले जो हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। महमूद अचकज़ई ने 8 फरवरी की कॉल का हवाला देते हुए अवाम से तहरीक की हिमायत मांगी है। क्या लाहौर दौरा इस एहतजाजी मुहिम का एक बाकायदा आगाज़ आपको लगता है? देखें ना जी, कितनी ज़बरदस्त बात है कि महमूद खान अचकज़ई लाहौर गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कोयटा गए हैं, तो इन्हें चाहिए था कि चमन जाते अपने हल्के में, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज 300 अरब रुपए के मंसूबे का एक संग बुनियाद रखा है और एक शारा है कोयटा चमन शारा, जो इस वक्त उस पर सफ़र करें तो 18 घंटों में सफ़र करके आप वहाँ पहुँचते हैं। अगर ये बन गई तो 6 घंटे में ये सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। तो ये देखें, इनको वहाँ चमन होना चाहिए था, चमन से वहाँ तहरीक का आगाज़ करें ना, अपने हल्के में नहीं जाते, लाहौर और पंजाब में आके घूमते हैं, वहाँ से जुलूस लेकर आएँ। तो अगर वो घूम रहे हैं तो नहीं जाएं, नाजायज़ काम नहीं कर रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जाएं, लेकिन अपने इलाके में जहाँ से वो मुंतखब होकर आए वहाँ जाएं, वहाँ के अवाम की खिदमत करें। जरूरी नहीं है कि जहाँ से मुंतखब हो वहीं से शुरू करें। हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं माजी में, वहाँ बताएं ना कितनी इन्होंने खिदमत की अवाम की, पूरा खानदान इनका। अगर खिदमत नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर पाए, तो अब उनका हक भी नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, इसीलिए तो 18 के इलेक्शन में भी फारग हुए, अभी भी एक सीट है सिर्फ इनकी कोई सीट नहीं है बाकी। एक सीट है, 300 अरब दिए हैं इसलिए। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट पे गए हुए हैं, तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो हमायत मांग रहे हैं जी आवाम से, अब कितनी हमायत उन्हें मिलेगी? हमायत तो मिलने का आप अंदाज़ा लगा लें, केपी के अंदर कितने जलसे किए थे सोहेल अफरीदी ने, एक पेशावर का किया, कितना नाकाम हुआ, अपनी ही तंजीम को शोकाज नोटिस दिए, फिर कोहाट का जलसा किया, फिर इनकी इतनी मकबूलियत है माशाल्लाह, बहुत पॉपुलर हैं, पूरे मुल्क में पॉपुलर हैं। हरिपुर सबसे आसान बात सुने ना, भाई इलेक्शन हुआ है ना, छोड़ देना, मेरी बात मुकम्मल सर। आप इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन छोड़ देना। असगर चौधरी साहब आपको मौका दिया जाएगा, तारिक सुमैर साहब अपना पॉइंट सामने रखें। हरिपुर में इलेक्शन हुआ ना, तो 44,000 से हारे ना, पॉपुलैरिटी आपकी कहाँ गई? वहाँ
वहाँ किसकी, कोई पंजाब के पटवारी वहाँ लगे हुए थे? भाई एक हरीपुर वहाँ के को हिसाब से तो आप नहीं कर सकते ना, मिसाल कि वो मिसाल आप कह लें कि कोर्ट उनके की पास जा सकती- मैंडेट ही नहीं है। क्यों मिसाल कोर्ट की जाती है हरिपुर भाई? में अगर एक सीट जीत ली तो इसका मतलब है कि नहीं, पीटीआई नहीं, बैठ गई है। नहीं, बैठ गई ना, आपका मैंडेट नहीं है। भाई बैठ गई। बाबर नवाज मकबूल है, बहुत तो मकबूल है बाबर नवाज को टिकट किसने अवामी दिया? बंदे हैं ना जी। भाई, बाबर नवाज को टिकट किसने दिया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। सर अवामी बंदा है उसके बाबर पास कोई नवाज पीटीआई का टिकट नहीं था, चलें, तारिक सुमैर उसके साहब, पास आपका किसी पॉइंट और आ चुका है, जमात का बहुत टिकट नहीं था। मकबूलियत आप जिन्हें जांचनी है ना, आप बल्दियाती इलेक्शन तारिक इस्लामाबाद सुमैर में साहब, करवा आपका पॉइंट आ वो भी चुका पता है, चल बहुत जाएगा। शुक्रिया। सगीर चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। सोशल मीडिया तनकीद के बाद वजीर आजम ने दरख्तों की बेदरे कटाई का नोटिस ले लिया है। क्या समझते हैं कि ये इकदाम दारुल हुकूमत की माहौलियाती सूरत हाल पर अवामी दबाव की अक्कासी करता है? बहुत खूबसूरत सवाल है और पसंदीदा सवाल है मेरा ये, और बड़ा जो है वो संजीदा भी सवाल है, जिससे पूरा इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो शोक की कैफियत में है। सरेआम दरख्तों की कटाई हो रही है और इतनी बेदर्दी से दरख्तों को काटा जा रहा है, और हमारा जो कैपिटल है जो कि टॉप 10 में आता है दुनिया के कैपिटल्स में, और उसके हुस्न को ख़राब करने के लिए देखें क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं हो रहे। और अब तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कैलकुलेशन जो आ रही है 8,000 से ज़्यादा दरख्तों की कटाई, 29,000 भी एक फिगर है, 8,000 का भी एक फिगर है, और ये ट्रक दिखाई देते हैं जब से जहाँ से इन दरख्तों को काट कर किसी दूसरे मकाम मुंतकिल किया जा रहा है, और हम मलबरी पेपर की पीछे छुपे हुए हैं कि जी ये जो जंगली शहतूत है ये जो है एलर्जी का बायस है और बीमारियां पैदा करता है, वो दरख्त काटे जा रहे हैं। सरासर झूठ और गलत बयानी है। देखें पूरा इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त आपने चटियल मैदान जो है वो उसको चटियल मैदान बना दिया है जी जी। पूरे इस्लामाबाद को। आप कह रहे हैं जी एक तरफ के हमने 15 अरब रुपए के 18 मनसूबे, ठीक है आप 18 मनसूबों के बजाय 20 मनसूबे बनाएं, लेकिन कम से कम खुदारा दरख्तों को काटना तो बंद करें। देखें ग्रीन बेल्ट तक जो है उन्होंने काट दिया, और चेयरमैन सीडीए साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सीडीए में एक इदारा मौजूद है एनवायरनमेंट का, और इसमें लॉज मौजूद हैं। अगर 1 मिनट का मुझे टाइम दे, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 में मौजूद है, जिसमें 1 लाख रुपए जुर्माना है दरख्तों की कटाई पे और 2 साल कैद है। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में प्रिजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप ऑर्डिनेंस 1966 मौजूद है, उसमें सजाएं मौजूद हैं। इस्लामाबाद में स्पेशल मैजिस्ट्रेट है सीडीए का, जिसने एक बहुत बड़ी सज़ा भी दी हुई है, और गौरी टाउन के जो मुख्तलिफ फेजेज हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में दरख्तों की कटाई हुई थी, तो उसने वहाँ पे जो गौरी टाउन के मालिक थे उसको 2.5 अरब रुपए जुर्माना किया था जी। और इसके अलावा 3 साल की सजा सुनाई थी। और मार्गला हिल पे ये टिबर माफिया हर साल आग लगा देता है, और ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। अब चेयरमैन सीडीए साहब ये जवाब देंगे कि दरख्तों की कटाई हो रही है, लॉज मौजूद हैं, और आप उस लॉज पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? ये कहां पे है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीडीए की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। 81 एकड़ पे उन्होंने उनका मंसूबा है, सीडीए का मंसूबा है 81 एकड़ पे वो फलदार और फूलदार जो है। देखिए मैं इसकी बात का जवाब भी देता हूं कि आप एक दरख्त काट देते हैं और एक दरख्त को काट देते हैं, वो जो आपको माहौल मुहैया कर रहा है, और उसकी जगह पे आप कहते हैं कि जी आप एक नई दरख्त लगाएंगे, तो क्या वो दरख्त फौरी तौर पर? शादी साहब आपका पॉइंट आ चुका है। नाजरीन एक सवाल आपके सामने भी रखते जाते हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ये से मुकम्मल इस चीज़ की तफसीलात मांग ली हैं, उसके साथ हम देखते हैं कि दरख्त काटने का जिम्मेदार कौन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने व्यूवर्स के सामने रखे जा रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में तारिक सुमैर साहब, मलिक नजीब साहब, सगीर चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।